तो अब पूरी टाइमलाइन आपको बता देते हैं। 26 फरवरी वही तारीख जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, और फिर 27 फरवरी यानी कि 4 मार्च को सीबीआई ने रिमांड पर ले लिया। कई सारे सवाल दागे गए, लेकिन 28 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां से जमानत नहीं मिली सिसोदिया को, और 4 मार्च वो तारीख जब सीबीआई रिमांड बढ़ जाती है और ये 6 मार्च तक होती है। कुल मिला के पूरी जो रिमांड है वो बढ़ती जाती है, और 6 मार्च को जब अर्जी दी जाती है 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेजा जाता है, यानी उनकी होली जो है वो जेल में ही बीत चुकी है। और अब आप ये समझ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सृष्टि, बिल्कुल मृदुल, जैसा आप कह रहे हैं कि मुश्किलें कम नहीं हो रही और मोनिका लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। मोनिका, पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब सुरक्षा को लेकर एक नया मसला यहां खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के सामने है, लेकिन हकीकत यह है कि आज मनीष सिसोदिया जेल में है और ईडी भी अब तलब कर रही है। बिल्कुल आप सही बात यहाँ पर कह रही हो। सुरक्षा की जहां तक बात आ रही है तो देखिए ये बात जरूर कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जिस सेल में उन्हें रखा गया है जेल नंबर 1 में, वहां पर खूंखार जो कैदी हैं वो भी रहते हैं, और किसी के क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो किसी भी कहने पर हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जब हमने जानकारी और एकत्रित करने की कोशिश की कि जो जिस 1 नंबर सेल में उनसे रखा गया है और पूछताछ हो रही है वो मेडिटेशन सेल है जहां पर सीनियर सिटीजन को रखा जाता है, और ऐसे में कोर्ट की तरफ से भी मनीष सिसोदिया को कई तरह की सहूलियतें और परमिशन दी गई हैं। उनकी मेडिसिन वो ले सकते हैं, भगवत गीता उनको दी गई है, डायरी उनको दी गई है, पेन उनको दिया गया है, तो सहूलियत भी उनको कहीं ना कहीं दी गई है, क्योंकि एक जाने माने राजनेता है, एक पर्सनैलिटी है, और जांच जो है वो चल रही है। रही बात सवालों की, जिस तरीके से मुश्किलों और सवालों की आप बात कर रही हैं, तो मुश्किलें जाहिर सी ठीक है मोनिका, आपके पास वापस लौट करके आएंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीआरएस नेता के कविता ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से अब जो विपक्ष के नेता हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उन्हें फंसाया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है एजेंसियों का, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है ईडी के समन पर कि कविता ने ये भी कहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। बता दें आपको कि फिलहाल की कविता से पूछताछ के लिए ईडी ने उनको समन भेजा हुआ है। इस बीच उनका बड़ा बयान आता है और ये कहा जाता है कि जो केंद्र है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए। ऑफ बीजेपी हैज बीन कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है, और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहाँ पे चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए। उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से